हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज़ अकेडमी एजुकेशन। होप आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। अगर नहीं भी ठीक है तो अभी ठीक हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। आपने इस वीडियो को क्लिक किया यानी कि आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम या तो आपको रिपीटेड एग्ज़ाम के बारे में जानना है और ये कैसे होता है उसके ऊपर आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए, राइट। और कुछ क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में डालकर पूछ सकते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे हैं हमारे HSC बोर्ड, जो कि हमारा महाराष्ट्र बोर्ड कंडक्ट करता है 12th वालों के लिए। ठीक है, ये तो सबको ही पता है। तो देखो, ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने ना फ़िलहाल अभी जिन्होंने 2024 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम तो उन्होंने दे दिया। अब उनमें से कुछ बच्चों का क्या हुआ है, कम परसेंटेज आया है कि कुछ का तो ऐसा हुआ किसी किसी सब्जेक्ट में KT यानी कि उनको फेल कर दिया गया, 35 से कम मार्क्स आया है। इसी वजह से उन्हें KT बोल सकते हैं आप, KT लग गया है, या फिर फेल बोल सकते हैं। और फेल किसे कहा जाता है, जिसका परसेंटेज 35 से कम आया हो वो फेल कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए महाराष्ट्र बोर्ड ना जुलाई में एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, ताकि जिन बच्चों का इम्प्रूवमेंट देख के जो क्राइटेरिया क्लियर नहीं हो रहा, जैसे कि JEE वाले हैं तो उनको 75% चाहिए होता है, और नीट है तो उनको 150 चाहिए ओपन कास्ट के लिए मार्क्स, है ना। तभी आप ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिनका कंप्लीट नहीं होता है ना, उनके लिए भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, ताकि आप अपना HSC बोर्ड में अपने मार्क्स इम्प्रूव कर लो और आप अपना एग्ज़ाम दे सको। ओके एंड जो JEE वाले रहते हैं उनका 75% उनको चाहिए रहता है। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे पूरा कर सकते हैं आप, या तो MHT CT, है ना। तो इम्प्रूवमेंट वही देता है जिनके ना पास वो हर सब्जेक्ट में हो जाते, बट खाली उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो क्लियर नहीं होता है, और इसी वजह से उनको ये एग्ज़ाम्स देना पड़ता है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको है ना, मतलब मार्क्स तो आए हैं, उनको परसेंटेज आए हैं, उनको मिला है 48 49, उनको किसी एक सब्जेक्ट में ना KT लगे, यानी कि कोई भी एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए हैं, तो इसीलिए वो अपना रिपीटर दे रहे हैं। रिपीटर वही होता है जो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गया उसे रिपीटर कहते हैं, और जो हर सब्जेक्ट में पास हो और फिर भी वो अपना एग्ज़ाम देना चाहता है उसे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कहा जाता है। ठीक है, चलो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम हमारे रिपीटर स्टूडेंट पे। तो रिपीटर स्टूडेंट के लिए बोलूँगी, सबसे पहले आपने फॉर्म फिल किया था, जो आपके कॉलेज से आपको मिला होगा ऑफिशियल येलो कलर का फॉर्म, जो आप बोर्ड के टाइम पे भरते हो, वो फॉर्म फिल किया है ना आपने। आपको हॉल टिकट मिली होगी, है ना। हॉल टिकट आपका आ गया होगा। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, एक दिन पहले जाके चेक कर लेना। अगर नज़दीक में तो ठीक, अगर दूर है तो जाके एक बारी चेक कर लेना, क्योंकि उस दिन भटकना नहीं। ओके, तो ये हो गया रिपीटर स्टूडेंट के लिए बोल रही हूँ। और रिपीटर स्टूडेंट आप सोचेंगे कि हमें क्या कोई प्रैक्टिकल्स की बुक्स बनानी है। साइंस के स्टूडेंट की है एग्जाम्पल ले लेते, ठीक है। मान लो वो 12th में साइंस का स्टूडेंट है, अब वो किसे मैथ्स का ही ले लेते हैं। मैथ्स में ज़्यादातर बच्चे फेल होते हैं, या तो फिज़िक्स में। तो मान लो कि वो बच्चा मैथ्स और फिज़िक्स दोनों में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ठीक है, यानी कि फ़ेल हो गया। तो अब इन दोनों की प्रैक्टिकल्स की बुक क्या उस रिपीटर स्टूडेंट को बनानी पड़ेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा महाराष्ट्र बोर्ड कहता है कि जब तक आप पास नहीं हो तो तब तक आपकी वही बुक चलती है, ठीक है, जो आपने रेगुलर में बनाया था। यानी कि आप 2024 के स्टूडेंट हो, तो अगर आपको कोई भी मैथ्स में लग गया, फिज़िक्स में लग गया KT, कोई बात नहीं। आप जब रिपीटर अपना एग्ज़ाम दोगे, जब जुलाई में भी दोगे, तो आपको आपकी वही बुक चलेगी, ठीक है। अब मान लो आपका एग्ज़ाम हुआ अब आपका रिज़ल्ट भी आ गया, ठीक है, लेकिन आपने क्या हुआ, फिर से आप फेल हो गए, यानी कि आपका जो 35 मार्क्स चाहिए था वो नहीं आया। तो अब वो स्टूडेंट क्या करेगा, अगेन जो आपका फरवरी में एग्ज़ाम होगा, किनके साथ, 2025 के रेगुलर स्टूडेंट के साथ। ध्यान से सुनना मेरी बात, जो 2025 आएगा उसके जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे, रेगुलर स्टूडेंट कौन होते हैं, जैसे कि आप 2024 में पहली बार 12th बोर्ड एग्ज़ाम में बैठे थे ना, इसीलिए आप रेगुलर स्टूडेंट कहलाए। उसी तरह जो 2025 के बच्चे रहेंगे वो फर्स्ट टाइम 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, इसीलिए मैं उनको रेगुलर स्टूडेंट बोल रही हूँ। यानी कि वो अपनी बैच वाले जो पूरे 2025 के, उनके साथ आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और मैं ये एग्ज़ाम हमेशा बोलती हूँ उन बच्चों को, अगर इम्प्रूवमेंट देना है तो यही एग्ज़ाम दो, क्योंकि अगर आप जुलाई में इसलिए देते हो ना ताकि आपका ईयर ख़राब ना हो, है ना। लेकिन जिनको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करना है तो वो क्या करें, मैं हमेशा बोलूँगी कि जुलाई वाला एग्ज़ाम ना दे के बल्कि फ़ैब का एग्ज़ाम दे। रीज़न बताती हूँ, ठीक है। पहले रिपीटर स्टूडेंट का क्लियर करते हैं।
तो रिपीटेड स्टूडेंट बेचारे जो फिर से वापस फेल हो गए तो क्या करेंगे, वापस वो फैब में एग्ज़ाम देंगे, फैब 2025 में। कैसे देंगे, जो रेगुलर स्टूडेंट का जब आपका फॉर्म फिल होगा ना तभी आपको कॉलेज में जाकर वो फॉर्म फिल करना है और उनको कहना है कि मुझे ना मेरे से एक सब्जेक्ट में केटी लगा है और मुझे वो क्लियर करना है, तो आप मुझे बताइए कि मैं कैसे क्लियर करूँगा। ठीक है, तो वो उतना आपको पूरा डिटेल नहीं, वो आपको एक फॉर्म देंगे, वही जो आपका रेगुलर में जब आप 2024 में देने वाले थे बोर्ड एग्ज़ाम, तो आपने फिल किया था, 25 रुपये का फॉर्म आता है, आपको देना है, भरना है उसको अच्छे से। ठीक है, आपकी फ़ोटोज़ कॉपी वो डिटेल्स में मतलब क्या क्या लगते हैं वो मैं वो वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, फॉर्म कैसे फिल करना वो भी डाल दूँगी। ठीक है, तो देख लेना वो चीज़। तो आप वो क्या करेंगे, वहाँ जाके फॉर्म लेंगे, फिर से आपका हॉल टिकट आएगा और फिर आपको सब्जेक्ट्स पढ़ के जिसमें भी आपको केटी लगा या मार्क्स कमाया आपको वो एग्ज़ाम देने होंगे। तो रही बात प्रैक्टिकल्स की, तो प्रैक्टिकल्स आपको जिस भी सब्जेक्ट में केटी लगा है सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट के देने हैं। ठीक है, क्योंकि आपने फॉर्म में सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट का नाम लिखा है। देखो यहाँ पे मैटर क्या करता है, आपने फॉर्म में किन सब्जेक्ट की नेम लिखी। जैसे कि यहाँ पे आपका जो फॉर्म आपने फिल किया, आपको 2 सब्जेक्ट में केटी है, मैथ्स और फिज़िक्स। ठीक है, हमने मैथ्स और फिज़िक्स के लिए लिख लिया। अब इसमें आपने फॉर्म में भी यही नाम लिखा, आपका सब्जेक्ट कोड है फिज़िक्स का, मुझे तो याद नहीं फ़िलहाल सब्जेक्ट कोड क्या है, लेकिन आप ये दोनों सब्जेक्ट लिखे तो आप यही 2 का एग्ज़ाम दोगे। आपके हॉल टिकट आएंगे, फिर हॉल टिकट पे चेक करना हमेशा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं आपके, तभी आपको एग्ज़ाम्स देने मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे रिपीटेड स्टूडेंट का क्लियर। अब आते हैं किसके, हमारे इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट पे। ठीक है, देखो जिनका क्लियर हो गया आप वो वीडियो को छोड़ सकते हैं, नहीं देखें कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अब आते हैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम पे। अब इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा ना डिसएडवांटेज रहता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, क्यों, क्योंकि ना ऐसा मेरा मानना है, बाकी सबका मुझे कोई माने ना माने क्या करने का है ना। तो इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट को थोड़ा डिसएडवांटेज इसलिए क्योंकि वो बच्चे हर सब्जेक्ट में पास तो हो जाते हैं, लेकिन जब उनको इम्प्रूवमेंट देना हो तो वो फंस जाते। क्यों, क्योंकि उन्होंने जो रेगुलर यानी कि 2024 में जिन जिन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट टाइम बोर्ड में, उनको वापस से इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम यानी कि जुलाई में अगर दे रहे तो जुलाई में, अगर फैब में दे रहे हैं तो फरवरी में भी उसको पूरे सब्जेक्ट के देने पड़ते जो उन्होंने 2024 में जो सब्जेक्ट का दिया था। ऐसा हो जाता है इम्प्रूवमेंट वालों के साथ। अब इनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर नहीं होता इनका, और साइंस के स्टूडेंट है तो इनकी पहले से ही बैंड बजी रहती है, तो इनकी हालत ना, मतलब ऐसे तो कोई भी सब्जेक्ट ईजी नहीं है ना, कोई भी स्ट्रीम ईजी नहीं है, मगर साइंस के लिए थोड़ा डिफ़िकल्टीज रहती है क्योंकि बच्चा का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर नहीं होता, क्योंकि उसको ना मेनली स्टूडेंट को देखा गया है कि नीट देना होता है। ठीक है, नीट या तो JEE। अब क्या करे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की ना उन लोग सोचते हैं कि हम इम्प्रूवमेंट देंगे। अब इम्प्रूवमेंट तो देने के लिए फॉर्म हमने फिल कर दिया, उसमें सब्जेक्ट्स लिख दिए, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स IT इंग्लिश, ये टोटल 6 सब्जेक्ट रहते हैं, साइंस वालों का बता रही हूँ। ठीक है, अब वो सारे सब्जेक्ट्स को भर देते हैं। अब उनके लिए ना IT और इंग्लिश का वो एक दिन पहले ही पढ़ते हैं, उनको मालूम है कि ये दोनों ईजिली क्रैक हो जाएगा हमसे। बचता उनका ये 4 सब्जेक्ट है मेन। अब वो सोचते अब इसमें कैसे किया जाए, तो सबसे पहले ना वो फिज़िक्स को उठाते। मैथ्स क्लियर रहते तो ठीक, नहीं तो मैथ्स को उठाते, पहले फिज़िक्स को उठाते। तो अब इनके ओरल एग्ज़ाम पहले स्टार्ट होते हैं, इंग्लिश का ओरल, IT का भी आपको प्रैक्टिकल रहता है, बायो मैथ्स केमिस्ट्री फिज़िक्स सबका आपको प्रैक्टिकल देना होता है। तो बायो स्टूडेंट ये जो स्टूडेंट है ना इम्प्रूवमेंट वाले, उनको भी कोई भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल बनाना नहीं होता है। ठीक है, जो आपने 2024 में जो भी प्रैक्टिकल्स की बुक आपने दी थी, जमा कराई थी और उस पर सिग्नेचर्स लगे थे, वो बुक आपके पास होने चाहिए, वो बुक घूमनी नहीं चाहिए। समझ में आया, नहीं तो नया बनाना पड़ेगा। ठीक है, कॉलेज अगर अच्छा हो तो फिर थोड़ा बहुत एडजस्ट कर देते वो लोग, लेकिन नहीं रहा तो आपको वापस बनवाएंगे वो। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप अपने एग्ज़ाम्स देते हो तो आपकी जो प्रैक्टिकल की बुक्स होती है उसको संभाल कर रखा करो। ठीक है, तो आपको की जो प्रैक्टिकल्स की बुक होगी फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, मैथमेटिक्स की, इन सब की आपके पास प्रैक्टिकल बुक अवेलेबल होनी चाहिए। देन जब आप प्रैक्टिकल्स देने जाओगे तो 20 मार्क्स इसके रहते, 30 इसके, 30 इसके, 30 इसके, है ना। तो आपको 5 मार्क्स किस पे मिलता है, आपको 5 मार्क्स आपकी प्रैक्टिकल बुक्स पे मिल जाते हैं, है ना। और मैथ्स में ऐसा रहता है कि 3 क्वेश्चन करो 15 मार्क्स मिले, 5 मार्क्स आपकी बुक का, 20 मार्क्स ऐसे मिल गए। अब आपको चाहिए कितना, 15 मार्क्स। तो इसमें ना
8 तो भी MCQ रहते हैं 2-2 मार्क के, तो ये ईजिली मैथ्स का हो जाता है कॉन्सेप्ट क्लियर। तो जो बच्चे नीट वाले रहते हैं ना वो फोकस किस पे करते हैं, सिर्फ PCB पे, ठीक है, MB नहीं, सिर्फ PC और B, क्योंकि उनको मैथ्स से थोड़ी कोई लेना देना है, वो मैथ्स को हटा देते हैं अपनी इससे कि मैथ्स में सिर्फ ना पास होने का है, इसमें लाना है 50-50 प्लस करके, तभी तो मेरे 150 क्लियर होंगे, और जब 150 क्लियर होगा तब मैं एलिजिबल हो जाऊँगा नीट के लिए, आइदर नहीं हो पाऊँगा। तो वो स्टूडेंट PCB पे फोकस करते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा वो लोग बायोलॉजी पे फोकस करते हैं, क्योंकि बायोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट है ना, आपको उतना कुछ नहीं, बस आपको रीजंस पता होने चाहिए इसके साथ ये हो रहा है, जैसे प्लानेरिया का नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, बस उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, लिख दिया, काम हो गया उसका, वही काम हो गया। मतलब आना चाहिए कि टॉपिक आना चाहिए, उसमें भी इतना नहीं कि पूरा डिटेल्स आना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो जो नीट स्टूडेंट है वो इस पर फोकस ज़्यादा करते हैं, और JEE वाले वो B को छोड़ देते हैं, वो कहते हैं हमारा B से कुछ लेना देना नहीं है, इसीलिए इसमें खाली पास हो गए तो ठीक। वैसे तो बच्चे सब्जेक्ट लेते ही नहीं है, लेकिन चलो ले लिया कभी, जैसे हमेशा मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने चारों ही ले लिया था पागलों की तरह, ऐसा हो गया था। तो जो बच्चे होते हैं ना JEE वाले वो B पे फोकस नहीं करते, बायो पे फोकस नहीं करते, अगर कभी गलती से ले भी लिए हो तो वो सोचते इसमें पास हो गए बस हो गया हमारा काम। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये तीनों ही उनका मेन होता है, और बाकी वैसे इनके पास ना एक और एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है, PCM और BIT इंग्लिश, ये इनका टोटल सब्जेक्ट है। इन टोटल सब्जेक्ट में उसको 75% लाने होते हैं, तो इसमें किसी भी एक में भी अगर थोड़ा बहुत कम भी आ गया, जैसे कि किसी में 40 आ गया तो किसी में 60-70 ऐसे करके उनको कंप्लीट हो जाता है। लफड़ा कहाँ फंसता है, यहाँ पे नीट वालों को फंस जाता है, क्योंकि उनको सिर्फ PCB का ही देखा जाता है ना इसके लिए, और ओपन कास्ट हो तो आपकी सरदर्दी ख़त्म होने वाली का नाम ही नहीं है, ऐसा हाल हो जाता है, ठीक है। तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेन होता है हमारे इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स के लिए। तो ये क्राइटेरिया क्लियर करने के लिए ही इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। अगर आप 2024 में जुलाई में दे रहे हो तो ठीक, अगर नहीं दे रहे हो, अगर आप फ़ैब में देने का प्लान बनाए हो तो अच्छे से पढ़ लो। और मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ कि जुलाई वाला फॉर्म नहीं भरना। क्यों, क्योंकि एक साल तो वैसे ही आपका जाने वाला है, क्योंकि नीट आप इस साल तो दे ही दिए ना, मैं का तो ख़त्म ही हो गया, तो जुलाई में अगर मार्क्स नहीं आए तो उल्टा और ख़राब। उससे अच्छा है कि जो टाइम आपके पास बचे हुए हैं ना उसमें पढ़ाई कीजिए, और फ़ैब का जब आएगा, यानी कि फ़ैब 2025 जब रेगुलर स्टूडेंट का एग्ज़ाम होगा उनके साथ आप देना, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर्स भी ज़्यादा हार्ड नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वो आपके रेगुलर वाले स्टूडेंट के साथ ही आप आ जाते हो ना, इसीलिए, ठीक है। इसीलिए फ़ैब 2025 में जो भी बच्चे इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, सारे सब्जेक्ट जो भी उनका सब्जेक्ट है उनको अच्छे से स्टडी करना है, और नहीं तो है ना एक एक करके बना लो कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट चलने हैं, इन सब्जेक्ट्स के साथ जाना है ताकि मेरे इतने मार्क्स क्लियर हो जाए, ठीक है। और IT इंग्लिश साथ में है तो फिर इनका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, एक दिन पहले ही पढ़ो आपका हो जाएगा। लेकिन जो मेन है जिसमें क्राइटेरिया क्लियर करना है, जैसे कि नीट है, तो PC और B तीनों पे अच्छे से फोकस करना, उसमें भी बायोलॉजी सबसे ज़्यादा कंडक्ट करो, ताकि आपका जैसे कि अगर मान लो फिजिक्स में 40 ही आ गया और केमिस्ट्री में 50 आ गया, तो ये कितने टोटल 90 तो इसी हो गए। लेकिन अगर आपने बायोलॉजी में 75 ले लिया या 60 से अबव ले लिया तो आपका क्राइटेरिया क्लियर हो रहा है ना, बस हो गया, यही बात है और कुछ नहीं। तो एक ये बात हो जाती है। उसके बाद आता है कि ये तो हो गया आपके प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम के ऊपर। अब डिटेल्स वीडियो आपको देखनी पड़ेगी किसमें कितना, और आप तो जानते हो पहले ऑलरेडी आपने दे दिया 2024 में, तो प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आपका ये हो जाएगा, फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल के लिए आपका खुद का कॉलेज ही सेंटर होता है, दोनों के लिए, रिपीटर के लिए भी और आपका इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। दोनों के लिए ही आपका कॉलेज खुद ही होता है आपका सेंटर, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और एग्ज़ाम के लिए सिर्फ आपको दूसरी जगह जाना होता है, जो भी आपका सेंटर आपके हॉल टिकट पे मेंशन किया जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग ही। तो जब आपको हाथ में हॉल टिकट है तो क्या क्या चेक करना है, सबसे पहले कि आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है, आपका नेम प्रॉपरली है कि नहीं, फ़ोटोज़ वगैरह आपकी या किसी दूसरे की लगा दी गई है, ध्यान से देख लेना है, ठीक है। और सबसे मेन सब्जेक्ट एक एक करके चेक कर लेना, क्योंकि सब्जेक्ट ही मेन है, उस पर जो सब्जेक्ट लिखा होगा आपको देना होगा एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसीलिए सब्जेक्ट स्लिप पहले चेक किया कीजिए अच्छे से। और अब भी कुछ भी क्वेश्चन आपके दिल में है या आपको कोई भी शक पैदा कर रहा है कि नहीं ऐसा हुआ तो ऐसा क्या होगा, तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं वीडियो के ज़रिए ही आपकी वीडियो में आपकी बातें रखूँगी, आपका बाकायदा आपका कमेंट लेकर
आपके क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैट सेक्शन में नीचे आपकी जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं उन स्टूडेंट्स के ऊपर जिन्होंने ये कहा था कि हमने ना जुलाई 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, फैब में, क्या बोल रही हूँ मैं भी, फैब 2023 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया था। तो बेसिकली उनका नेचर ऐसा हुआ था, उनके साथ ऑफिशियली बोल सकते हैं, कुछ स्टूडेंट फेल हो गए थे, कुछ का है ना किसी एक सब्जेक्ट में केटी लग गया था। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या हो, पास ही नहीं हुए, मतलब कि फेल हो गए। तो उन्होंने वापस जुलाई में दिया, उसमें भी नहीं हुआ, फिर से 24 में दिया, फिर भी नहीं हुआ। तो अब कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या 2025 में वो बोर्ड एग्ज़ाम में बैठ सकते। अगर आप फेल हो गए हो ना किसी भी सब्जेक्ट में, आप बैठ सकते हो। आप जब तक पास नहीं होगे ना तब तक एग्ज़ाम में बैठ सकते हो ऐसा, लेकिन अब एक बारी पास हो गए ना फिर दोबारा नहीं बैठ पाओगे, समझा। तो ये बात हो जाती है। तो आप भर सकते हो फॉर्म 2025 के लिए। अगर प्लान कर रहे हो तो पहले बच्चा पढ़ लो अच्छे से, ताकि आपको नेक्स्ट सोचो ही नहीं कि हाँ नेक्स्ट में भी क्लियर कर सकते, ये नहीं मुझे इसी टाइम क्लियर करना है। ठीक है, केटी लग गया हो या फेल हो, जो मर्जी चाहे बोल लो। ठीक है, केटी का मतलब ही फेल होता है ना, समझ में आया ना, एक सब्जेक्ट में फेल मतलब सब में फेल, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर लो सब सब्जेक्ट की, उसके बाद जाओ। ठीक है, एग्ज़ाम में बैठो और क्लियर करके आओ बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। और कुछ भी डाउट हो तो क्या करना है, हमारा कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है और उसमें अपनी बातें रख देनी है। ओके, तो बस इतनी सी बात बोलनी है। क्योंकि आप जब पूछोगे तभी मैं रिप्लाई करूँगी। और ये वीडियो एक बच्चे की रिक्वेस्ट के लिए बना रही हूँ, वो बोल रहा है या बोल रही जो भी हो, उसने कहा कि मैंने पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लिया, मुझे नहीं मिला डिटेल वीडियो, तो डिटेल से बताइए कि हमारा एग्ज़ाम्स कैसे होगा, कहाँ हमें क्या करना होगा। तो उसी के लिए ही बेसिकली ज़्यादातर मैंने ये वीडियो बनाया। वो बच्चा बोल, तो आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले आपको आपका फॉर्म भरना होता है। फॉर्म बड़े आराम से भरना होता है, क्योंकि आप जो सब्जेक्ट मेंशन करोगे वो आपके हॉल टिकट पे लिख के आता है, एंड देन आपको वो चीज़ करनी पड़ती है। तो आपका पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए आपका कॉलेज खुद ही सेंटर बनता है। ठीक है, और आईटी के लिए भी प्रैक्टिकल हो या थ्योरी, उसका आपका जो कॉलेज है वही आपका सेंटर होता है। सो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई, होप आप लोग को समझ में आ गई। कुछ भी डाउट है चैट सेक्शन में लिखना, और वीडियो का रिप्लाई आपको मिल जाएगा वीडियो के ज़रिए से, या तो आपको कमेंट में रिप्लाई दे दिया जाएगा। ओके, चलिए बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट, इम्प्रूवमेंट एंड रिपीटर बोथ स्टूडेंट्स के लिए।